यहाँ स्टार्ट करेंगे 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम्स। एटम्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है पहले कि एटम्स क्या होते हैं, किससे बने हैं, एटम्स के सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने एक बार कहीं ना कहीं तो पढ़ी है। हम आपको बताएंगे कि एटम्स कि सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, तो वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, वो न्यूक्लियस किससे बना है, और इससे रिलेटेड हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा टॉपिक है एटम्स। एटम्स के बारे में सबसे पहली चीज़ कि एटम होता क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर मान लेते हैं आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट, उस फ्लैट के अंदर एक रूम, उस रूम के अंदर एक अलमारी, उस अलमारी के अंदर एक लॉकर, और उस लॉकर के अंदर कुछ रखा हुआ है, वो चीज़ आपकी एटम हुई। किसके लिए? उस बिल्डिंग के लिए। और उस एटम के सेंटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? एटम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था थॉमसन ने, जिसका मॉडल दिया गया था, उसका नाम था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। आपने पढ़ा है ये मॉडल। इस मॉडल में क्या बताया जाता है कि उसने ऐसा बोला कि आप एक वाटरमेलन लो और उसको काट दो। जब आप उसे काटोगे तो अंदर क्या दिखेगा आपको? बहुत सारा रेडिश पार्ट होगा और थोड़े बहुत बीच में आपको उसके ब्लैक सीड्स दिखेंगे, ब्लैक सीड्स। उसने ऐसा बोला कि ये जो पूरा रेडिश पार्ट है ये आपका पॉजिटिव प्रोटॉन है, और जो आपका ब्लैक सीड्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब पूरे सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। इस तरह से आपका एटम बना। बाद में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ और पता चला कि ये मॉडल गलत है, ऐसा एटम का स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए और कुछ सालों के बाद गाइगर मर्जडन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम गाइगर मर्जडन एक्सपेरिमेंट रखा गया। वो रुदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रुदरफोर्ड मॉडल या रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। आपने रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग रुदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये मॉडल आपने कहाँ पढ़ा है? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में, है ना। ये मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि किस तरह से रुदरफोर्ड के इस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। पहली चीज, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये फिगर आपको दिख रही है, इसके अंदर हमने क्या देखा? सबसे पहले हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे, ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेंगे, बराबर, जिसमें से हम अल्फा डीके कर सकें। अल्फा डीके का मतलब उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट कर सके, निकाल सके। हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था बिस्मथ। क्या, कौन सा था? बिस्मथ। हमने एक बिस्मथ लिया और उसमें से अल्फा पार्टिकल निकालते गए, उसका अल्फा डीके करते गए, उसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज्ड हीलियम एटम है ना, जिसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, दैट इज 4He2, और ये डबली चार्ज्ड होता है हीलियम 2+, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, बराबर। ये बिस्मथ में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। अब ये अल्फा पार्टिकल, जब यही सोर्स है हमारा, कौन सा सोर्स लिया है हमने? बिस्मथ। यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं,
ये अल्फा पार्टिकल देखो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, ऐसे निकलेगा, बहुत सारी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक ब्रिक्स लगा दी। ये ब्रिक्स आपको दिख रही है, ये लेड ब्रिक्स है, ये लेड ब्रिक्स है। ये ब्रिक्स क्या करेगा, जो भी अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं उनको एक डायरेक्शन में ले आएगा। ठीक है, उनको, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलीमेटेड। इसको कॉलीमेट किया। कॉलीमेट का मतलब होता है एक डायरेक्शन में लाना। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या देखा, ये लेड ब्रेक्स हमने क्यों लगाया, ताकि जितने अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे हैं हम उन सारे अल्फा पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में कॉलीमेट कर सके। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां से अल्फा पार्टिकल निकला और देखो यहां से सीधा सीधा यहां से जा रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहा है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, फिर क्या होगा, ये यहां से गया, एक गोल्ड के फॉइल पे, गोल्ड फॉइल है उस पर स्ट्राइक किया। गोल्ड का एक फॉइल बनाया, बहुत ही थिन है, वो इतना थिन है कि उसके एक पॉइंट पे गोल्ड का एक एटम होना चाहिए। उस पे गोल्ड के उस एक पॉइंट पे, जैसे ये गोल्ड का फॉइल है, इस एक फॉइल के ऊपर गोल्ड के कितने 79 होते हैं, तो एक पॉइंट पे अगर आप हाथ रखो तो वहां एक एटम होना चाहिए, दूसरे पे रखो तो वहां एक एटम होना चाहिए, तो टोटल 79 होनी चाहिए। इतना पतला उसे बनाते हैं और इसका साइज लगभग 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 mm जितना होता है। इतना पतला हम इसको बनाते हैं। ये एक गोल्ड की स्ट्रिप है जो हमने यहां लगा रखी है। ये एक्सपेरिमेंट तो ऐसे बहुत सारे फॉइल पे किए गए, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है इनको गोल्ड पे। अच्छा, गोल्ड को ही क्यों सबसे अच्छा माना गया? देखो, गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, हम उसको कितना भी पतला कर सकते हैं बिना ब्रेक किए हम गोल्ड को कितना भी पतला कर सकते हैं। इसलिए गोल्ड को यहां पर, गोल्ड इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिट रहा। क्लियर? और जो अल्फा पार्टिकल इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकला, उसकी एनर्जी लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। कितनी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी निकलने की 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद कर लो इस वैल्यू को, कितनी है मैक्सिमम? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम यहां जो अल्फा पार्टिकल एमिट करा रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है? दैट इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो जब ये पार्टिकल यहां से निकला, यहां से कॉलीमेट होते होते गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया। जैसे ही गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करेगा, क्या देखा हमने? यहां पे ये देखो, ये हमने लगाया हुआ है एक स्क्रीन, और ये स्क्रीन किसकी बनी है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। किसकी है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और इस स्क्रीन के पास हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा है। ये आपका एक डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर क्या काम करेगा? डिटेक्ट करेगा कि जो भी अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो भाई बताएगा कि यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल आया, 50 आएंगे तो 50 अल्फा पार्टिकल्स आए। वो उस स्पॉट को डिटेक्ट करेगा। तो जितने स्पॉट को वो डिटेक्ट कर पाएगा उतना अल्फा पार्टिकल वो बताएगा। क्लियर? तो ये डिटेक्टर काम ही यही करेगा, सिर्फ अल्फा पार्टिकल कितने उस स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं उसे डिटेक्ट करेगा। ठीक है? तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ध्यान रखना। अब एक्सपेरिमेंट चालू होता है। कैसे स्टार्ट किया हमने? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मथ, वहां से 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से अल्फा पार्टिकल निकला और कॉलीमेट होके सीधा आया गोल्ड फॉइल के ऊपर। जैसे ही गोल्ड फॉइल के ऊपर आएगा, इंसिडेंट करेगा, तो क्या देखा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पास फ्रॉम दिस गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल के आर पार हो जाते हैं, वहां से पास होके निकल जाते हैं। मैक्सिमम नंबर।
ठीक है। और जाके कैसे पता चला भाई निकल गए? भाई इस स्क्रीन के ऊपर जितना आएगा उतना ही तो डिटेक्ट होगा, उस स्क्रीन के ऊपर जितना अल्फा पार्टिकल आएगा वो डिटेक्ट होगा। तो क्या देखा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आए और यहां से सीधा इसके ऊपर इंसिडेंट हुए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट भी हुए थोड़े बहुत एंगल से, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे आए और एकदम स्ट्रेट चले गए, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे डेविएट हुए, कुछ ऐसे डेविएट हुए, पर उनका रेशियो थोड़ा कम था। जो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स थे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल पास फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, ये देखा। ठीक है, एक ध्यान देना, ये जो डिटेक्टर है बेटा, यहां पर 0 डिग्री होगा। देखो जैसे ये आया तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ इस पॉइंट की बात करूं तो 90 डिग्री, इस पॉइंट की बात करूं तो 180 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, 180 डिग्री ये डिटेक्टर ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, ये डिटेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। पर ये कहां तक आएगा? ये सिर्फ यहां आएगा, दैट इज 179 तक ही आएगा, 180 पे नहीं जाएगा। उसका रीजन क्यों नहीं जाएगा? अरे अगर वो 180 पे चला जाता है यहाँ पे, तो कौन से अल्फा पार्टिकल उसके पास दिखेंगे? भाई जो सामने से आ रहे हैं। हमें तो वो डिटेक्ट करना है जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड से टकराता है, गोल्ड से स्ट्राइक करेगा। मतलब हमें नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स गिनने हैं। ऐसा नहीं कि जो यहां सामने से आ रहे हैं वो भी गिन लो, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। इसीलिए ये 179 तक आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, 179 तक आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। क्या देखा इसने कि 0 डिग्री पे, जब 0 डिग्री पे डिटेक्टर था भाई, तो वहां पर लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिले। ठीक है, मतलब एंगल 0 डिग्री तो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम 90। कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए भाई 1 डिग्री से, बराबर, तो कुछ अल्फा पार्टिकल पीछे भी आए डेविएट होकर के। ठीक है, पर वो बहुत कम थे। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, क्या देखा उसने? स्पॉट्स भी कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल पास हुए, जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो गए वो मैक्सिमम थे, और जो वापस आए वो सिर्फ 1 था या 2 था। मतलब मान लिया आपने 1000 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भेजा, 999 पास हो गए और एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। और ये अल्फा पार्टिकल ये था जो वापस आ गया। ये वापस आया, क्यों आया? क्या रीजन था? कुछ था वहां पे जिसने इसको वापस भेजा। 999 पास हो गए, ठीक है, एक वापस क्यों आया? उसका रीजन अभी बताता हूं। अभी ये क्लियर हो गया क्या किया हमने? बिस्मथ लिया, वहां से अल्फा डीके हुआ, कॉलिमेट करते हुए सीधा गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट हुआ, मैक्सिमम नंबर पास हो गए और उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होकर के कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गए। वो किसी फोर्स के कारण वापस आए। कोई एक ऐसा फोर्स लगा जिसके कारण ये वापस आए, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूक्लियर मॉडल जो था उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ और रुदरफोर्ड ने बाद में एक रिजल्ट दिया। ये की पॉइंट्स के देख लो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.82% अनडेविएटेड का मतलब अल्फा पार्टिकल्स यहां से गए और सीधा यहां से बाहर आ गए। 0 डिग्री पे मैक्सिमम नंबर थे, वो कितने? 99.82%। ठीक है, 0.1% अल्फा 0.18% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री पे डेविएट हुए,
ठीक है, जो मतलब ऐसे जाके सीधा जाना चाहिए था पर वो नहीं, पर वो यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ ऐसे वापस जा रहे हैं। ठीक है, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 90 डिग्री के से बाहर जा रहा है, डेविएट हो रहा है, मतलब यहां गया और ऐसे बाहर आ गया। ये आपका अल्फा पार्टिकल ऐसे बाहर आ गया 90 डिग्री से, ठीक है, मतलब वापस आ गया। और 1 in 10⁶ मतलब 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा है जो लगभग 180 डिग्री पे चला जा रहा है, मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल भेजा, वापस ऐसे आ गया 180 डिग्री, अबाउट 180 डिग्री मैंने लिखा है, एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं, मतलब वो शायद 179 178 के आसपास होगा जब वो डेविएट होके वापस आएगा। समझे? तो दिमाग में एक चीज बैठा लो, गोल्ड फॉइल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुए तो उसमें से 99.82% अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री पे आ गए, मतलब 0 डिग्री से सीधा अनडेविएट हुए बिना चले गए, मतलब अनडेविएट हुए और चले गए, डेविएशन उनका नहीं हुआ। और 0.1% ऐसे थे, 0.18% जो डेविएट हुए। ठीक है, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से भी ज्यादा डेविएट हुआ, और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास डेविएट हुआ। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखना ध्यान से, ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेईई नीट में आएगा। ठीक है, ये बोर्ड के फॉर्मूले, बोर्ड के कोर्स में नहीं है। ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए n = kz²/sin4θ/2, कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स scattered at 60 डिग्री then find the number of alpha particles scattered at 90 डिग्री। अगर 60 डिग्री पे 1000 अल्फा पार्टिकल्स हैं तो 90 डिग्री पे कितना होगा। एक चीज दिमाग में बैठा लो कि एंगल बढ़ते हैं, एंगल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब आंसर 1000 से तो कम ही आएगा। क्लियर है? देख लेते हैं। देखो, पहला है n1 जो 1000 है और थीटा दिया हुआ है इसके लिए कितना, दैट इज 60 डिग्री। जरा वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1000 = kz²/sin4θ/2, मतलब 60/2 कितना होता है 30 डिग्री, राइट, और sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा, और 1/2 की पावर 4 है, 1/2 की पावर 4 कितना होता है 1/16, तो kz² 1/16 जो कितना होगा 16 kz², ये इक्वेशन 1 आ गया। एंड दूसरा नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स फाइंड करना है तो kz²/sin4, ये थीटा 90 है तो 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और kz² डिवाइड sin 45 होता है 1/√2 और 1/√2 की पावर 4, तो दैट इज 1/4, ये हो जाएगा 4 kz²। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, 1000/n2 = 16 kz²/4 kz², kz² कैंसल, 4 4 16, यहां से 4 ये कैंसिल हो जाएगा 250, तो आपके पास n2 मिलेगा दैट इज 250। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, दैट इज 250, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? सो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अभी रुदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट दिया इस एक्सपेरिमेंट से, ये मैं आपको बताऊंगा। देखना, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उसने ऐसा बताया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ने क्या बताया था
कि भाई मैक्सिमम पार्ट प्रोटॉन से भरा हुआ है और थोड़े ही पार्ट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन से भरे हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज पता चल गया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी का मतलब यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पास फ्रॉम दिस गोल्ड फॉइल। भाई यहां से पास हुआ और इधर आ गया, उस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई वो खाली जगह था, तभी तो वो अल्फा पार्टिकल वहां चले गए। अल्फा पार्टिकल ने आके वो जगह ऑक्यूपाई कर लिया। समझे ये चीज? समझ आया? अल्फा पार्टिकल भेजा, गोल्ड फॉइल से निकला, उसने वो जगह ऑक्यूपाई कर लिया। भाई क्यों ऑक्यूपाई किया? खाली था तभी तो किया। ठीक है, तो क्या बोला? मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। दूसरा, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत ही कम स्पेस में पॉजिटिव चार्ज एक है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा कैसे बताया पॉजिटिव चार्ज है? अच्छा, हीलियम का कौन सा चार्ज? हीलियम +2। ये मान लिया गोल्ड फॉइल आया, यहां से आया, हीलियम आ रहा है इधर से डबली चार्ज, ये गोल्ड, ये भी प्लस चार्ज आया। यहां से आते 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 यहां पर कहीं एक पॉजिटिव चार्ज दिखा इसे, इस पॉजिटिव के कारण रिपल्शन हुआ और वापस डेविएट हो गया। आखिर वो डेविएट हुआ क्यों? कोई तो एक ऐसा फोर्स लगा होगा। यस, रिपल्सिव फोर्स लगा एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो रिपल्शन हुआ, उसी के कारण वो अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ। फिर समझाता हूं। अल्फा पार्टिकल आया, 1000 में से एक अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ। भाई क्यों हुआ? किसी ने उसे भेजा। यस, एक पॉजिटिव चार्ज अंदर पहले से बैठा है जो उसको रिपल्शन के कारण वापस भेज दिया, वापस उसको भेज देता है। तो उसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। पता चला? एटम, उस एटम में कुछ नहीं है, खाली स्पेस, लेकिन उस एटम में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, छोटा सा पार्ट, छोटा सा स्पेस जहां पर है पॉजिटिव चार्ज, और उसी को दिया नाम क्या? न्यूक्लियस। एटम ऐसा ही होता है ना? हाँ, हमने पढ़ा है। ये आपका एटम और इसके छोटे से पार्ट को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। भाई देखो यहां पे, ये देखो, ये क्या है? सब एम्प्टी है, ये पूरा एम्प्टी है। यही हुआ इस रिजल्ट से। ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर थीटा विच इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मेटल शीट्स। यस, अलग अलग एंगल पे हमें डेविएशन मिल रहा था, क्योंकि अलग अलग मेटल का हम यूज कर रहे थे। कभी गोल्ड ले रहे थे, कभी सिल्वर ले रहे थे, कभी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थीटा आपको मिल रहा था। क्लियर? तो ये चीज है आपके जो रुदरफोर्ड ने इस एटम में, इस एक्सपेरिमेंट में बताया। तो क्या क्या देखा हमने? उसने ऐसा बताया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकेंड, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस बना किससे है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। न्यूक्लियस बना था 1911 में, उसकी डिस्कवरी हुई 1911 में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई 1911 में, और उस समय सिर्फ हमें प्रोटॉन के बारे में पता था, हम न्यूट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। जब हमें पता चला कि न्यूक्लियस मिल चुका है और वो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, कुछ टाइम के बाद ये भी पता चला कि भाई वो न्यूक्लियस प्रोटॉन तो है ही, प्रोटॉन से तो बना ही है, पर न्यूट्रॉन से भी बना है। पर वो बाद में डिस्कवरी हुई, पर न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखा है। अच्छा, आगे देखते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स, हमने क्या पढ़ा है भाई? एटम, सेंटर पार्ट पे न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है उसके
आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो न्यूक्लियस की तरफ तो जा नहीं रहा है, वो न्यूक्लियस की तरफ तो जा नहीं रहा है। समझो, मैं फिर बताता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन एटम कैसे होता है ये, कि जैसे ये आपका है न्यूक्लियस, यहां पे ये न्यूक्लियस, ये एटम है। ठीक है, और इस एटम के अराउंड यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, तो पर क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए? भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो वो उसको खींच लेगा ना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अरे एग्जाम्पल देता हूं, अर्थ है, सन क्या होता है, हम सन के अराउंड घूम रहे हैं तो क्या सन हमें खींच ले रहा है? या मून, क्या हम मून को खींच ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, हम क्यों नहीं खींच पाते, या ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ? क्योंकि जब यहां इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, अच्छा कौन सा फोर्स लगेगा? दोनों चार्ज पार्टिकल, कौन सा फोर्स लगना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस फोर्स को कन्वर्ट कर देगा सेंट्रीपिटल फोर्स में और घूमता रहेगा इसके आजू बाजू। इसके आजू बाजू कैसा होता रहेगा? घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन, एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या कंडीशन? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना चाहिए, और एक्सेलरेट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ही वो एक्सेलरेशन माना जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बोलो इसकी वेलोसिटी चेंज होता है कि नहीं होता है? कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट कर दिया सेंट्रीपिटल में, और वो उसके अराउंड घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो डोंट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस बिकॉज इट यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स and revolve in any circular orbit around the nucleus. Any circular orbit around the nucleus मतलब वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, वहां से दूसरे में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा, मतलब जो भी है, ये इसका एक लिमिटेशन में आ जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये एनी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होगा, ये हम देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी में घूमता रहता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी में घूमता रहेगा। अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसी में ही घूमेगा, वो दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये अभी मैं बताऊंगा आपको बाद में। चल, तो क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट कर दिया उसने सेंट्रीपिटल फोर्स को, और वो कंटिन्यू घूमता जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली अब कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट मतलब क्या होगा? एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप घूम रहे हो, मैं आपको ऐसा करता हूं कि भाई 2 दिन से मैं कुछ खाने को ना दूं आपको, और आप मेरे अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहे हो, और साथ में मैं आपको खींचता भी जा रहा हूं, साथ में मैं आपको खींचता भी जा रहा हूं, मैं खींचता भी जा रहा हूं, और आपको 2 दिन से कुछ दे भी नहीं रहा हूं, और आपको बोल रहा हूं घूमते रहो, घूमते रहो। तो क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप अंदर आ जाओगे, मैं आपको खींच लूंगा, ऐसा होगा। क्लियर हुआ? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, रुदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए। एनर्जी रेडिएट होने का मतलब एनर्जी खत्म हो रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है तो न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चीज को रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसकी लिमिटेशन में आती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा। ठीक है, अच्छा तो ये देखो, यहां पर हम क्या देख रहे हैं?
ये देख रहे हो आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन है, घूमते 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 क्या आ जाएगा कहाँ, वो न्यूक्लियस के पास आ ही जाएगा ना कुछ टाइम के बाद घूमते घूमते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये लिमिटेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर ध्यान दो, मैंने बताया था आपको n, ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्ट, ये n है और ये यहाँ पे थीटा है। भाई थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, बताओ 0 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम। और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स कम होते गए, जैसे जैसे एंगल कम होता गया, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स भी कम होते गए। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है देखो यहाँ पे 180 डिग्री पे, यहाँ पे देखो कम हो गए, कितने हैं, लगभग 10 के आसपास। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम, और जैसे जैसे एंगल बढ़े उस मैक्सिमम एंगल पे मिनिमम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए। तो ये उसका ग्राफ है, ठीक है, देख लेना। अभी हम यहाँ पे पूरा सिस्टम हमने देख लिया है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। क्लियर हुआ पूरा मॉडल, रुदरफोर्ड का मॉडल एक्सपेरिमेंट, क्लियर, ओके। अब आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि जब अल्फा पार्टिकल किसी सोर्स से निकला, ठीक है, तो वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास गया और वहां से जाके वापस आ जाए। उस अल्फा पार्टिकल्स का हम लोग, भाई 1000 में से एक तो वापस आ रहा है, ठीक है, जो वापस आ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो पार्टिकल जब यहां गया और यहां मान लेते जैसे गया 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 और यहां तक पहुंचा, अब यहां से वो वापस आ जाएगा। जब वो यहां से वापस आएगा तो ध्यान रखना, वो यहां जो पहुंचा था, तो यहां से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, R0, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये एक याद रखना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब जब अल्फा पार्टिकल सोर्स से निकला, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल यहां से गया और अब यहां से वापस आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है जहां तक ये गया है मैक्सिमम, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचेगा दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये हम यहां पर देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी आता है जो हम डिराइव करते हैं, आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं, एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल इनिशियल, मान लेते हैं कि भाई न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, आप बोलो इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे? अरे भाई न्यूक्लियस कैसा, एकदम छोटा सा, एकदम छोटू सा, और उसके लिए एक दूर भी, यहां तक भी अगर मैं कुछ पार्टिकल रखूं तो उसके लिए ये डिस्टेंस इनफाइनाइट ही माना जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में, तो यहां पे क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल भी होगी, और जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा 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 गया 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 यहां पहुंचा, अब यहां से वापस आएगा, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पता चला, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो यहां पहुंचा पहुंचा पहुंचा, अरे भाई यहां रुक गया तभी तो वापस जा रहा है, और यहां रुक गया मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक किसमें, पोटेंशियल में। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डिराइव करूं तो ऐसा बोल सकते हैं, इन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है और यहां पे आपकी फाइनल कंडीशन है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली
काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितना, इनिशियल काइनेटिक दैट इज के ले लेते हैं, या के, या इसको मैं के ई, ठीक है, प्लस ये कितना होगा के Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट। भाई यहाँ इन डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये तो ज़ीरो हो गया आपका, प्लस UF कितना, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी दैट इज के Q1 Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस है R0। यहाँ पे फाइनल कितना डिस्टेंस दैट इज R0। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये पार्ट तो ज़ीरो, ये हो जाएगा k की जगह 1/4πε0, और Q1 एक है मेरे पास हीलियम, तो Q1 का चार्ज 2e, और एक है मेरे पास दूसरा एटम, तो उसका मैं ले लेता हूँ कितना, गोल्ड है या कोई भी एलिमेंट, इसलिए हम Ze ले लेते हैं। जिस हिसाब से Z चेंज आप मेटल चेंज करो उसके हिसाब से आप Z की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा है डिवाइडेड बाय R0, तो हम यहाँ पे देखेंगे R0 कितना, दिस इज 1/4πε0 दैट इज 2e² इंटू Z डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। एक बात बताओ, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया रुदरफोर्ड का, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए R0 निकल सकता है, उसके लिए R0 निकल सकता है, यस निकल सकता है। चलो देख लेते हैं। भाई जब यहाँ मान लिया कोई अल्फा पार्टिकल निकला, स्ट्राइक हुआ, ठीक है, जब स्ट्राइक हुआ तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी, हमने किससे भेजा था 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, पर मैं मैक्सिमम एनर्जी अगर दूं कि भाई मैक्सिमम एनर्जी इतनी, मैक्सिमम एनर्जी कितनी है मैंने बताया था स्टार्टिंग में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी से पूछता हूं, भेजता हूं, तो आपका R0 कितना, मैक्सिमम एनर्जी कितनी, मैक्सिमम एनर्जी इज दैट इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गोल्ड ले रहे हैं इसलिए Z की वैल्यू 79 ले रहे हैं, वैल्यू पुट कर दो। R0 इज 1/4πε0 इज 9 इंटू 10⁻⁹, 2e² मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19², Z दैट इज 79 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना लिया 7.7 मेगा है तो 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, तो दिस इज 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो R0 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 30 इंटू 10⁻15 मीटर, या ऐसा भी बोल सकते हैं R0 इज 30 फर्मी। आपको पता है व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फर्मी, जिसको हम 10⁻15 मीटर भी बोलते हैं, कोई कोई 10⁻14 भी बोलता है, 10⁻15 1 फर्मी हम बात करते हैं। तो एक बात बताओ R0 कितना मिला, अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना, तो दैट इज 30 फर्मी। ये तो एक न्यूक्लियस के साइज से काफी कम हो गया, ये तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। आपके एक्चुअली देखा जाए तो ये कोर्स में ही नहीं है शायद, आप चेक कर लेना एक बार, पर ये सब चीजें आपके जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर, हम बात करेंगे इंपैक्ट पैरामीटर की। इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विथ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये जिस वेलोसिटी से आप भेज रहे हो उसका वहां से इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान दो यहां पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से। जैसे मान लेते हैं कि यहां से आप भेज रहे हो, ये आपने भेजा यहां से, बराबर, तो ये सेंटर पार्ट, ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस,
तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ये है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेते हैं। पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, ऐसे गया, यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हमने नाम दिया इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या नाम दिया? इम्पैक्ट पैरामीटर। ध्यान देना, ये इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। आप बोलो कि सर न्यूक्लियस है, यहां से तो हम देखो बहुत सारा भेज सकते हैं ना, कुछ आए, कुछ ऐसे डेविएट होके इधर चले गए, कुछ आए जो एकदम ऐसे करके इधर आ गया, ठीक है, कुछ आए जो ऐसे चले गए, यहां से ऐसे चले गए। भाई क्यों दूर जा रहे हैं? रिपल्शन के कारण। ये रिपल्शन के कारण ही तो दूर जा रहे हैं, है ना। कुछ जो एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री पे आए, वो ऐसे ही वापस चले गए। तो ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन जो सेंटर पार्ट है, उस सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। वो इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो याद रहेगा कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो वेलोसिटी वेक्टर, उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, जैसे ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का लाइन है, यहां से पार्टिकल जा रहा है, ऐसे डेविएट हो रहा है रिपल्शन के कारण, और यहां पे इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस जो है ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस का नहीं है। ध्यान रखना, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस का ये लाइन ले सकते हैं, ये लाइन ले सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका है। तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब कितना नजदीक आया और फिर चला गया। क्लियर हुआ? तो न्यूक्लियस के कितना नजदीक आया और वापस चला गया, तो वो जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कराया। मैं आपको बताता हूं ड्रॉबैक्स रुदरफोर्ड मॉडल का क्या था। ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स का मतलब, अरे भाई एटम की स्टेबिलिटी को समझाना, जैसे कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है या अलग अलग ऑर्बिट में चला गया। अगर वो एक में घूम रहा है तो एनर्जी यूज हो रही है, वो एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो वो वापस सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर पे क्यों नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। खाली अभी याद कर लो कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में एटम्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देख लेना है, अच्छे से रिवाइज करना। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।